हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए चलते हैं जंगल रेस्क्यू के एक रोमांचकारी सफर पर। सुबह की पहली किरणों से जंगल जाग उठा है। हर पत्ता, हर फूल सूरज की रोशनी में नहा रहा है। ये है रफी, हमारे जंगल का सबसे शरारती और प्यारा लोमड़ी। जहां मस्ती होती है रफी वहीं मिलता है। तितलियों से दोस्ती करना तो इसकी खास आदत है। अब मिलिए पिको से। गाने में माहिर, बातें बनाने में उस्ताद, पेड़ों की ऊंचाई से पूरे जंगल की खबर रखता है। इसकी सीटी की एक आवाज और पूरा जंगल मुस्कुरा उठता है। ओहो, इनको कैसे कोई भूल सकता है। ये है मीना, जंगल की सबसे शांत और समझदार हिरणी। हर फूल, हर पेड़ इससे दोस्ती करना चाहता है। जब ये मुस्कुराती है तो जंगल भी खिल उठता है। और अब शुरू हो गई है जंगल की मस्ती। रफी दौड़ रहा है जोरों से, पीको हवा में झूले ले रहा है और मीना, उसकी छलांग तो जैसे बादलों को छू रही हो। तीनों की दोस्ती में है धमाल, मस्ती और ढेर सारा प्यार। शांत जंगल की हवाओं में अचानक गूंजने लगी एक भारी आवाज। धरती कांपने लगी, पेड़ सहम उठे। कभी फूलों की खुशबू से महकता ये जंगल अब डर से कांप रहा है। लोहे की मशीनें इंसानी लालच के साथ जंगल को निगलने चली आ रही हैं। जब तक कि जंगल के जानवर कुछ समझ पाते, पेड़ चीख उठा। आरी ने जड़ें चीर दी, जानवर भागे, परिंदे उड़ गए। जंगल की सांसें थमने लगी है। छिपे हैं पत्तों के पीछे रफी, मीना और पीको। डर की चमक है आंखों में और दिलों में बेचैनी। पैरों के पीछे सिमटे परिंदे, कांपती गिलहरियां, कहीं ये मशीनें उनकी दुनिया न छीन ले। रफी चुपचाप जमीन की ओर देख रहा है। मीना की आंखों में डर है और पीको की चोंच से आवाज भी नहीं निकलती। चारों ओर पेड़ गिर रहे हैं। जंगल की हर सांस जैसे थम गई हो। अगर यही चलता रहा तो हमारा घर कहाँ रहेगा? रफी, मीना और पीको अचानक से एक डरावने सपने में खो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि जहां कभी हरियाली थी वहां अब सिर्फ सूखी जमीन है। ना पेड़ बचे, ना घोंसले। तीनों दोस्त बस खड़े हैं खामोशी में, आंखों में डर, दिलों में सवाल है, क्या अब उनका जंगल सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? अब डरने का वक्त नहीं। अचानक से रफी चिल्लाया। सब सपनों की दुनिया से वापस आ जाते हैं। रफी की आंखों में चमक थी। मीना ने सिर हिलाया और पिको ने जोर से पुकारा, हमें मिलकर जंगल बचाना होगा। तीनों दोस्त अब सिर्फ दोस्त नहीं, अब वो बन चुके हैं जंगल के रक्षक। पीको ने पंख फैलाए और आसमान में ऊंचा उड़ चला। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, खतरा है, मशीनें आ गई हैं। उसकी तेज आवाज जंगल में गूंज गई। नीचे सब जानवर उसकी आवाज सुनकर चौकन्ने हो गए। जंगल अब शांत नहीं रहेगा। मीना ने जोर से अपने खुर जमीन पर पटके। सूखे पत्तों की आवाज चारों तरफ फैल गई। झाड़ियों से नन्ही आंखें झांकने लगी। जंगल जाग रहा था। मीना ने इशारा कर दिया था, अब वक्त है कुछ करने का। रफी दबे पांव मशीन के नीचे पहुंचा। उसकी नजर तारों पर थी और एक ही झपट्टा, चपाक, चिंगारी उड़ी। मशीन की आवाज थम गई। रफी मुस्कुराया और भाग निकला। जंगल का पहला वार कामयाब हुआ। जंगल के सारे जानवरों ने अचानक से जंगल काटने आए इंसानों पे धावा बोल दिया, जिससे सभी इंसान काफी डर गए। हुआ डर का असर। मशीनें घबरा गईं, धुआं छोड़ते हुए भागने लगीं वापस। जैसे जंगल ने खुद कह दिया हो, अब और नहीं। ये जीत की खुशी में रफी, मीना और पिक्को ने किया जबरदस्त हाई फाइव। जंगल गूंज उठा तालियों से, क्योंकि जब दोस्त साथ हों तो जीत पक्की होती है। फूल मुस्कुरा रहे हैं, नदी फिर से बह रही है।
क्योंकि जब सभी मिलकर साथ खड़े होते हैं तो प्रकृति खुद को फिर से संवार लेती है। और अब शुरू हुआ जंगल का धमाकेदार डांस शो। रफी कर रहा है अपनी फॉक्स चाल, पिक्को हवा में फड़फड़ा रहा है और मीना की ग्रेसफुल चाल तो दिल जीत ले। तालियों की गूंज है चारों तरफ क्योंकि जंगल जीत चुका है। Once a mischievous boy lived in a village that stood at the feet of a hill. One day he thought of having fun at the cost of his fellow villagers. Standing on a high rock, he shouted at the top of his voice, "Lion! Lion! Come, save me!" The villagers heard the shout and ran to help him. But when they reached there, they could see no lion. And the boy was perfectly all right. The boy laughed at the villagers, saying, "No lion. I did it only for fun." The villagers got highly annoyed and came back with an air of anger. A few days later, the boy repeated the whole act. Again, the villagers went to his rescue, but were duped again. Now they decided not to be fooled by him anymore. Unfortunately, one day the lion really came there. Now the boy shouted, "Lion! Lion!" as loud as he could, but nobody came to help him out. The lion attacked the boy. The boy struggled hard to save himself, but within a few minutes, the beast killed him. From that day on, the villagers learned an important lesson. Lying may bring temporary amusement, but it can destroy trust forever. Mastori reminds us all that honesty is essential. If you lie repeatedly, people will stop believing you, even when you tell the truth. Always speak the truth, for trust once lost is hard to regain. अरे वाह, जंगल में स्वागत है दोस्तों। इधर नटी और पिप करेंगे धमाल, मस्ती, हंसी और रोमांच से भरपूर। चलो शुरू करते हैं जंगल की मस्ती। अरे वाह, ये कितना चमक रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन ये गिरा कहाँ से? चलो इसे उठा लेता हूँ, फिर इसे इसकी अपनी जगह पर लौटा दूंगा मैं। यार ये बहुत सुंदर लग रहा है। अरे नटी भाई, ये क्या हाथ में पकड़ रखा है? दोस्त, जरा हमें भी दिखाओ यार, हम भी तो देखें। भाई, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलो इसे रख लेते हैं। अच्छा गुस्सा नहीं भाई, चलो इसे लौटाने का प्लान बनाते हैं। हमें इसे गांव के ब्रिज पार करके ले जाना होगा। अरे नट्टी भाई, तुम इतना क्यों नर्वसिया जा रहे हो? कुछ नहीं होगा, डरो मत यार। कैसे डरपोक दोस्त हो मेरे, बस आराम से चलो। अरे दोस्त आराम से यार, मुझे आराम से चलने को बोल रहे हो और खुद गिरते गिरते बचे। आज मैं नहीं होता तो तुम तो नदी में गिर जाते पक्का। अरे बाप रे, बाल बाल बचा मैं। धन्यवाद दोस्त, तुमने तो आज मेरी जान ही बचा ली। तुम नहीं होते तो आज मैं सीधा स्वर्गवासी हो जाता यार। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा पक्का। अरे वाह, ये उल्लू जी तो कितने समझदार लग रहे हैं। क्या सोच रहे हो अंकल, हमें भी तो बताओ ना। आज तो जंगल में कुछ गड़बड़ है पक्का। अरे ओ उल्लू चाचा, बस इतनी सी पहेली? नटी और पिप के लिए तो ये एकदम चुटकी बजाने वाली बात है। चलो रास्ता दो, अब हमें ऊपर चढ़ना है। अरे बाप रे, ये पेड़ तो इतना ऊंचा है कि चढ़ते चढ़ते सांस फूल रही है। अरे पीप, पकड़ के रखना, नहीं तो सीधे फिसल जाओगे। अरे रे रे, स्टार हाथ से गया, पकड़ लिया। वाह नटी, तूने तो सुपर हीरो वाली फुर्ती दिखाई। देखा दोस्त, साथ मिलकर काम करने में कितना मजा आता है। एक साथ तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अच्छा भाई, बहुत हो गया घूमना फिरना। अब इस सितारे को आसमान में छोड़ ही देते हैं। लो जी, स्टार को सही जगह पर रख दिया। देखो कैसे खुश होकर फिर से आसमान में जा रहा है। पूरा जंगल जगमगा गया। अरे वाह, नटी और पिप तो पक्के दोस्त बन गए। देखो कैसे दोनों मुस्कुरा रहे हैं, जंगल भी झूम रहा है। सच्ची दोस्ती हो तो हर मुसीबत आसान हो जाती है ना बच्चों? अरे अरे, बस यहीं तक था आज का जंगल एडवेंचर दोस्तों। अगर आपको मजा आया हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो नटी और पिप नाराज हो जाएंगे। मिलते हैं अगले धमाके में, बाय बाय। एक हरे भरे चमकते जंगल में रहता था एक प्यारा सा खरगोश। उसका नाम था बंटी।
बंटी को गाजर बहुत पसंद थी। एक दो नहीं, बल्कि सारी की सारी गाजरें। हर दिन बंटी इधर उधर दौड़ता, गाजरें इकट्ठा करता, कभी पेड़ों के नीचे छुपाता, कभी गड्ढों में तो कभी पत्तों के नीचे, और खुश होकर चिल्लाता, मेरी मेरी, सारी गाजरें मेरी। बंटी को बहुत गर्व था, क्योंकि पूरे जंगल में उसके पास सबसे ज्यादा गाजरें थी। एक दिन एक छोटा सा गिलहरी आया। वो भूखा था। प्यार से बोला, बंटी, क्या मुझे सिर्फ एक गाजर मिल सकती है? लेकिन बंटी ने अपनी गाजरों को जोर से गले लगा लिया। नहीं, ये मेरी हैं। गिलहरी उदास होकर चली गई। थोड़ी देर बाद एक थकी हुई कछुआ आई। उसने भी मदद मांगी। फिर एक छोटी सी चिड़िया आई, लेकिन बंटी ने सबको मना कर दिया। धीरे धीरे जंगल शांत हो गया और बंटी अकेला रह गया, अपनी ढेर सारी गाजरों के साथ। पहले बंटी ने खुद से कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास गाजरें हैं। लेकिन वो खामोशी धीरे धीरे बहुत भारी लगने लगी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। पानी बंटी के बिल में भरने लगा और उसकी प्यारी गाजरें बहने लगी। बंटी घबरा गया। वो गाजरें बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाजरें बहुत ज्यादा थीं। फिर वो कीचड़ वॉस फिसल गया। कोई है, कृपया मदद करो। लेकिन कोई नहीं आया। भीगा हुआ, थका हुआ बंटी वहीं बैठा रहा। तभी उसे समझ आया, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज मेरी मदद के लिए भी कोई नहीं है। तभी बंटी ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वो गिलहरी थी, उसके पीछे कछुआ और चिड़िया भी। बंटी की आंखें झुक गईं। वो बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी बांटना नहीं सीखा। जानवर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार होता है। सब मिलकर बंटी की गाजरें बचाने लगे। उसका घर भी ठीक किया। बारिश रुक गई, सूरज निकल आया। बंटी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और खुशी खुशी गाजरें सबके साथ बांट दी। उस दिन के बाद बंटी को गाजरें अब भी पसंद थीं, लेकिन दोस्त उससे भी ज्यादा। और उसने एक बहुत बड़ी बात सीख ली, बांटने से कुछ खोता नहीं, बल्कि दोस्ती मिलती है। In a deep green forest, a terrible storm once separated a tiny wolf cub from his family. The frightened cub rolled down a hill and fainted near a quiet deer village. The deer became scared when they saw him. A wolf will grow up dangerous. One deer warned. But an old mother deer stepped forward gently and said, Right now, he is not dangerous. He is only hungry and alone. She decided to care for the cub and named him Ash. As Ash grew up, he learned kindness instead of anger. He helped young rabbits cross rivers, protected birds' nests from snakes, and shared food with smaller animals. But many animals still feared him because he was a wolf. One summer, a pack of wild wolves entered the forest. The animals panicked and ran everywhere. Give us all the food you have stored, or else we will kill you. Ash walked toward the wolves. Alone. The leader growled. Why are you protecting deer? You are one of us. Family is not only who you are born with. Family is who teaches you love. The wild wolves laughed at first, but then they saw something they had never seen before.
every animal stood beside Ash without fear. No wolf had ever seen deer, rabbits, birds, and foxes united together. Slowly, the wolf leader lowered his head. That night, instead of fighting, the wolves shared food peacefully with the forest animals. From that day on, the forest changed forever, and the animals learned kindness is stronger than fear, and love can change even the wildest heart. So, kids, always choose kindness, because one kind heart can change the whole world. In a small, lush village named Haripur, nestled at the foot of the hills, lay a river called the Lifeline. It was the heart of the village, providing fresh, clear water for drinking, cooking, and farming. The villagers were once careful, once thankful, but slowly they grew careless. Taps were left running while brushing, buckets overflowed during rainstorms, and hoses washed the courtyards for hours. Among them lived a young boy named Aryan. He never wasted a drop of water. He bathed with only a mug and a bucket. He always reminded everyone, water is precious. But nobody listened. The adults would smile and say, "The lifeline is endless, my boy." Then one year, the skies remained clear. Weeks passed, then months. The monsoon never came. The lifeline, once a gushing river, dwindled into a thin trickle. Panic spread through the village. The wells dried up. The fields turned brown, dusty, lifeless. Only then did the villagers realize their mistake. They had taken the lifeline for granted. They tried rationing water, but it was too late. Even a bucket was hard to fill. Children cried from thirst. Crops withered. Fear settled upon Haripur. In desperation, the villagers finally turned to Aryan. "You were right, Aryan," they said. "We should have listened." Aryan stepped forward with a plan. He led them to a shed behind his house. Inside were several large, covered pots. He had saved rainwater, little by little, drop by drop. He taught them to fix leaking pipes, to water plants with used kitchen water, to bathe carefully, thoughtfully. Inspired, the villagers worked together. They set up rainwater harvesting. They saved every drop. And then they waited, praying for rain. A light shower fell, then another, and another, until the monsoon finally arrived. The wells refilled, the lifeline flowed again, and the fields turned green with life. Haripur never forgot that year. They became guardians of water, teachers of conservation, protectors of their lifeline. And every time a tap was opened, they remembered the lesson. Water is life, and every drop matters. ये है कहानी हेजी और उस लड़के की जो मानते थे दयालुता में भरोसा। कहानी का नाम है हेजी एंड द बॉय हु बिलीव्ड। गांव वाले हेजी से डरते थे। उन्हें लगता था कि ये एक कांटेदार जानवर है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। पर असल में हेजी तो अकेला था। दूसरों की मदद करना ही उसे अच्छा लगता था। हर रोज की तरह हेजी आज भी बाजार गया था। अपनी छोटी टोकरी में जड़ी बूटियां और जरूरी सामान ले रहा था। लेकिन उसके दिल में एक गहरी चाहत छुपी थी कि कभी तो गांव वाले उसे अपना समझे और उससे
डरे नहीं। लेकिन किस्मत फिर से उसके साथ नहीं थी। जैसे ही हेजी बाजार पहुंचा, लोग उसे देखकर डर गए। उन्होंने चीखते हुए कहा, भागो भागो। उस बेचारे पर टमाटर फेंके गए, जिससे हेजी सहम गया। उसका दिल धक धक करने लगा और डर के मारे वो जल्दी जल्दी वहां से भाग निकला। जब हेजी जंगल के रास्ते चल रहा था तो वहां कोई और भी था जो उसका पीछा कर रहा था, और वो था रवि। हेजी का पीछा करते करते रवि अचानक देखता है एक चोटिल चिड़िया। हेजी की नजर उस पर पड़ते ही वो अपनी जड़ी बूटियों से उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। ये सब देखकर रवि बहुत खुश हो जाता है और सोचता है गांव वाले हेजी के बारे में कितना गलत समझ रहे थे। फिर वो हेजी के लिए कुछ बेर लेकर आता है, जिन्हें हेजी खुशी से खाता है। बेर खाने के बाद दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं, इस वादे के साथ कि वो फिर मिलेंगे। हेजी और रवि को मिले हुए अब कुछ दिन बीत चुके हैं। रवि अपने घर पे है और खुश होकर चिल्लाता है, माँ माँ, कितना अच्छा बारिश का मौसम है, मुझे बाहर जाना है। लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है, पर रवि नहीं मानता और बाहर चला जाता है। वो बारिश के मौसम को एंजॉय करते हुए इधर उधर घूमने लगता है, पर वो घूमते घूमते अनजाने में घर से काफी दूर जंगल में चला जाता है और रास्ता भटक जाता है, जिसकी वजह से उसे रोना आ जाता है। उसी वक्त हेजी भी जंगल में अपने काम से निकला हुआ था। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वो ठहर कर ध्यान से सुनता है और कुछ ही पल में समझ जाता है ये तो रवि की आवाज है। फिर बिना देर किए हेजी तेजी से उस आवाज की ओर भाग पड़ता है। रास्ते में चाहे जितनी रुकावटें आईं, हेजी उन्हें पार करता गया। वो तो बस किसी तरह रवि तक पहुंचना चाहता था। आखिरकार हेजी रवि के पास पहुंच ही जाता है। वो उसे ढांढस बंधाता है और प्यार से कहता है, चलो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। अब रवि को हेजी पे पूरा भरोसा हो जाता है। वो उसे अपने गांव ले जाता है। गांव पहुंचकर रवि सबको बताता है कि कैसे हेजी ने उसे जंगल में ढूंढा और वापस घर ले आया। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। रवि हेजी को अपनी माँ से मिलवाता है। दोनों माँ से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। दयालुता कांटों में भी छुपी हो सकती है और कभी-कभी जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमें बचाता है। याद रखना, काइंडनेस कैन चेंज हार्ट्स। Far above the clouds, there was a magical valley where dragons of every color lived in peace. Their wings shimmered like jewels, and their roars rolled gently across the mountains. Among them was a small silver dragon named Luna. She didn't dream of treasure or power. She dreamed of stars. Every night, she sat on her favorite cliff looking up at the sky, watching the stars twinkle like tiny lanterns. She would whisper to them, wondering what it might feel like to touch one. But the other dragons didn't understand. They laughed and teased her. Stars? They'd roar. Dragons don't chase stars. Luna just lowered her head and smiled quietly. She knew they couldn't see what she saw. That night, Luna sat alone again, her wings folded close. The valley below shimmered in silver moonlight. Her eyes glistened as she looked up at the sky, still dreaming, still hoping. Even when she felt small and lonely, her heart never gave up. Then, something magical happened. The air began to sparkle. A trail of golden dust floated down from the stars, swirling and shining until it formed a tiny, glowing figure. Luna blinked in surprise. Before her floated the Dream Whisper, a being made of pure starlight. Its voice was like a soft breeze, calling her name. Follow your dream, Luna, it seemed to say. The stars are waiting. With a deep breath, Luna opened her wings. She pushed off the cliff and soared higher and higher into the sky, past the clouds, past the winds, past everything she'd ever known. Stars surrounded her like glowing rivers of light. Her heart raced with joy. She had reached the realm of dreams. But then,
Luna saw something dim among the stars, a tiny bubble of light, fading and breaking apart. She flew closer and saw a dream inside, a boy's dream. It was slipping away, turning dark. Luna's heart ached. She wanted to help. She took a deep breath and let out her silver flame. Not a flame of fire, but a soft, glowing light. It wrapped around the dream like a warm hug. Slowly, colors returned. Mountains shone again. Rivers sparkled. Flowers bloomed. The boy's dream came back to life. Luna smiled, knowing she had brought hope back to a heart far away. Down on Earth, the boy woke up smiling. He grabbed his pencil and began to draw. He drew a silver dragon flying through a sky full of stars. He didn't know it was real, but in his heart, he felt it. He felt brave again. Luna returned to her cliff as the sun rose. The dream whisper floated nearby, glowing softly in the morning light. The stars above seemed to smile at her. From that day on, whenever a child dreamed, Luna's silver light was there to guide them. So tonight, if you see a star shining a little brighter than the rest, remember Luna, the dragon who dreamed of stars. She reminds us that dreams are never too big, and kindness can light up even the darkest sky. Good night, little dreamer. Sleep well, and keep your dreams shining. Hunter's Oath, Dragon's Fire, a tale of trust, courage, and the magic that binds them. In the forest village at sunset, Kale stands beside the blazing bonfire. Hunters in ceremonial gear watch as Aaron, the tribal leader, places a firm hand on his shoulder. The fire's glow marks the beginning of Kale's journey. Under the mystical glow of the forest at night, Kale pushes through dense foliage. His torch casts flickering light, following glowing footprints that lead deeper into the unknown. In a moonlit glade, Kyle finds Fira, a wounded, violet-scaled dragon. Gently, he offers her water, their eyes meeting in a moment of fragile trust. Morning light filters through the trees as Kale feeds berries to Fira. A bond of quiet companionship begins to grow between them. In the dim firelight of the hunter's lodge, Aaron watches from the shadows as Kale, weary and nervous, steps in. The glint of a dragon claw necklace casts a long shadow. Amidst the cheers of the village, Kale is handed a spear, his mission clear. Aaron holds a map, tribal banners flutter in the air, a moment of pride and unease. By the dragon's cave, under a blanket of night, Kale and Fira whisper beside a small campfire. A secret route traced in the dirt, a fragile plan for freedom. Torin watches from the bushes, eyes glinting with betrayal. He sees Kale gently petting Fira, his friend's loyalty now in question. On a forest path at twilight, Torin confronts Kale, anger and betrayal in his voice. Kale stands his ground. Behind him, Fira glows protectively, prepared to leap to his defense. Fira's tail sweeps Torin to the forest floor. Kale stands between them, his heart torn between friend and dragon. Beside the cave's warm firelight, Kale holds a dragon scale necklace close to his chest. Fira listens quietly, their bond stronger in shared secrets. Night breaks into chaos as hunters charge into the forest, torches blazing. Aaron leads them, his face set in grim determination. Aaron stands atop a cliff at dawn, Kale's satchel in his hand. His expression darkens as he realizes the truth. The forest below seems to hold its breath. High above the treetops at dawn, Fira soars with Kale on her back. Arrows whistle past as they race for the horizon, the sky alight with promise and peril. Fira twists through the air, dodging arrows. Kyle holds on tight, the world a blur of motion and danger. Kale leaps from Fira with a rope in hand, risking everything to distract the hunters below. In the village square at dusk, Kale stands defiantly tied to a wooden pole. Villagers gather, their eyes watchful. Aaron stands in the crowd, arms crossed, his expression hard to read. Night falls. Fira lands in the village square, wings wide, softly glowing. Villagers recoil in awe. Kyle's eyes widen with shocked hope. Kale stands protectively in front of Fira, arms outstretched. Firelight flickers. The hunters hesitate, their bows drawn, as Aaron falters. In the heavy silence, Aaron lowers his spear, Torin following suit. Slowly, the other hunters mirror them, a new understanding dawning. Above the snowy peaks,
Fira soars with Kale on her back, flying toward the glowing ember peaks. The bright horizon beckons, a new dawn for them both. I hope you liked and enjoyed this story of a dragon, Fira, and a boy, Kyle. Please do like and subscribe so that we can bring more stories like this. Thank you. There was a villager. He was illiterate. He did not know how to read or write. He often saw people wearing spectacles for reading books or papers. He thought, if I have spectacles, I can also read like these people. I must go to town and buy a pair of spectacles for myself. So one day, he went to a town. He entered a spectacles shop. He asked the shopkeeper for a pair of spectacles for reading. The shopkeeper gave him various pairs of spectacles and a book. The villager tried all the spectacles, one by one, but he could not read anything. He told the shopkeeper that all those spectacles were useless for him. The shopkeeper gave him a doubtful look. Then, he looked at the book. It was upside down. The shopkeeper said, "Perhaps you don't know how to read." The villager said, "No, I don't. I want to buy spectacles so that I can read like others, but I can't read with any of these spectacles." The shopkeeper controlled his laughter with great difficulty when he learned the real problem of his illiterate customer. He explained to the villager, "My dear friend, you are very ignorant. Spectacles don't help to read or write. They only help you to see better. First of all, you must learn to read and write." From that day on, the villager realized his mistake. He understood that no pair of spectacles could replace the knowledge of reading and writing. With determination, he decided to learn, step by step, how to read and write, knowing that true sight comes from knowledge, not just from the eyes. And so, the lesson remains clear. Ignorance is blindness. Only through learning and understanding can we truly see the world around us. एक हरे भरे जंगल में रहती थी एक छोटी सी चिड़िया। उसका नाम था विलो। वो अपने पेड़ की टहनी पर बने घोंसले में खुश होकर गाना गा रही थी। लेकिन तभी विलो के कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। ये आवाज कैसी है? विलो का चेहरा खुशी से बदलकर चिंता और डर में बदल गया। विलो अपने घोंसले से उड़कर देखने लगी कि ये आवाज कहां से आ रही है। और तभी उसने देखा कि एक बड़ी मशीन उसके प्यारे पेड़ को नीचे से काट रही है। नहीं, मेरा घर! विलो हवा में उड़ती हुई रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ ही पलों में विलो का घोंसला जमीन पर गिर चुका था। विलो पास के पेड़ पर बैठी अपने टूटे हुए घर को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। विलो बहुत उदास थी और वो उड़ते हुए अपने दोस्तों को ढूंढने लगी और रास्ते भर चिल्लाई, मेरा घर चला गया। विलो अपने दोस्तों को पास पहुंची। कछुआ टोबी, चूहिया मियां और खरगोश राफी सब चौंक गए। मियां धीरे से आगे आई और विलो के पंख थपथपाए। डरो मत विलो, हम तुम्हारे साथ हैं। रात में विलो और टोबी बुद्धिमान उल्लू के पास गए। उल्लू ने कहा, अगर पेड़ कट जाए तो हमें नए पेड़ लगाने होंगे। सारे दोस्तों ने मिलकर रात में प्लान बनाया कि कौन सी जगह सही रहेगी नए पेड़ लगाने के लिए, और बुद्धिमान उल्लू की बातें याद रखी। सब ने मिलकर बीजों से भरी ट्रॉली निकाली। टोबी ट्रॉली खींच रहा था। विलो आगे रास्ता दिखा रही थी। एक खुली सुरक्षित जगह मिली। विलो ने ट्रॉली से बीज निकाले और सब ने मिलकर प्यार से बीज बोए। फिर दोस्तों ने टहनियों और पत्तों से विलो के लिए एक सुंदर सा घर बनाया। विलो घर के ऊपर बैठकर मुस्कुरा रही थी। रात को तेज बारिश हुई, लेकिन विलो अपने नए घर में सुरक्षित थी। वो बाहर देख रही थी और उसे डर नहीं लग रहा था। अगली सुबह छोटे छोटे हरे अंकुर जमीन से निकल आए। विलो बहुत खुश हुई। वो बीजों से दूर काई वाले हिस्से में खुशी से नाचने लगी। विलो ने अपने दोस्तों को भी दिखाया और सब खुश हो गए। अब विलो चश्मा पहनकर सब बच्चों की ओर देखती है और कहती है, अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमारा घर टूट जाएगा,
लेकिन अगर हम बीज लगाएंगे तो भविष्य हरा रहेगा। छोटे हों या बड़े, सब मिलकर धरती की रक्षा कर सकते हैं। पेड़ बचाओ, बीज लगाओ, क्योंकि धरती हम सबका घर है। कुछ सालों में पेड़ बड़ा हो गया और सब देख के यार खुश हो गए। एक स्कूल था और उस स्कूल में पढ़ता था एक लड़का, बिट्टू। बिट्टू थोड़ा भौंदू था और हमेशा कंफ्यूज रहता था। बिट्टू पढ़ाई में थोड़ा वीक था। मैथ्स उसके लिए रॉकेट साइंस थी। बुक खोलता, नंबर्स देखते ही बिट्टू का दिमाग बफरिंग बफरिंग होने लगता। टीचर बोली, गुड मॉर्निंग क्लास। सारे बच्चे बोले, गुड मॉर्निंग मैम। और तभी बिट्टू खड़ा हुआ, गुड नाइट मैम। पूरी क्लास टीचर, बिट्टू 2 + 2। बिट्टू सोच में पड़ गया, फिर बोला, मैम ट्यूसडे। क्लास फिर से पर हर स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है। क्लास में 2 बुलीज थे, राजू और पिंटू। दोनों हमेशा मस्ती के मूड में रहते हैं, पर उनकी मस्ती का टारगेट हमेशा बिट्टू रहता था। ओए भौंदू बिट्टू, तू कभी पास नहीं होगा। बिट्टू हंसता जरूर था, पर अंदर से थोड़ा टूट जाता था। एक दिन टीचर ने बिट्टू को बोर्ड पर बुलाया और मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला। बिट्टू गया और लिख दिया ABCDEF। टीचर, ये मैथ्स का आंसर है। क्लास फिर हंसने लगी, पर बिट्टू की आंखों में आंसू आ गए। टीचर थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई। बिट्टू, मजाक नहीं है बेटा। बिट्टू चुप हो गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना वीक हूं? छुट्टी हुई। सब बच्चे ग्रुप में जा रहे थे, पर बिट्टू अकेला, बैग लटका हुआ, चेहरा उदास और दिल में बस एक थॉट, मैं कब चेंज होऊंगा। रात को बिट्टू सो गया, पर सपने में बिट्टू टॉपर था, ट्रॉफी उसके हाथ में। क्लास तालियां बजा रही थी और सब बोल रहे थे, वाह बिट्टू। बिट्टू स्माइल कर रहा था, पर नेक्स्ट डे बुलीज ने लिमिट क्रॉस कर दी। बिट्टू की स्माइल गायब हो गई। बिट्टू बहुत उदास था। वह लाइब्रेरी के बाहर बैठा था। तभी अंकल आए, छोटू मास्टर जी। अंकल बोले, क्या हुआ बेटा? बिट्टू धीरे बोला, अंकल मैं डम हूं। अंकल हंस पड़े, अरे पागल, तू डम नहीं, बस प्रैक्टिस नहीं करता, तू कर लेगा। अंकल बोले, रोज सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ना। बिट्टू शॉक्ड, 30 मिनट्स? अंकल, कार्टून भी तो 30 मिनट्स का होता है। बिट्टू, ओके अंकल। बिट्टू लाइब्रेरी में मोटिवेट होकर पढ़ने लगता है और 5 मिनट्स में पढ़ते हुए सो जाता है। छोटू मास्टर जी बिट्टू को चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, बिट्टू खुद को प्रूव करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिट्टू घर जाकर भी पढ़ाई करने लगा और इस तरह दिन बीतने लगे और बिट्टू मेहनत करता रहा। कुछ दिन बाद एक दिन क्लास में टीचर ने बिट्टू से फिर से पूछा, 2 + 2 बिट्टू कितना होता है? बिट्टू क्लास में कॉन्फिडेंटली बोलता है, 4। पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है। राजू पिंटू के कान में बोलता है, लगता है भौंदू चेंज हो रहा है। टीचर बोली, कल सरप्राइज टेस्ट है। क्लास, व्हाट? राजू और पिंटू चीटिंग प्लान करने लगते हैं। बिट्टू कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि मैं रेडी हूं। बिट्टू क्लास के बाद लाइब्रेरी जाता है, वहां मन लगाकर पढ़ने लगता है। बिट्टू टेस्ट के लिए देर रात तक पढ़ता है। टेस्ट से सभी डर कर बैठे होते हैं, लेकिन बिट्टू कॉन्फिडेंट रहता है। टीचर पूरी क्लास में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लास साइलेंट होकर पेपर सॉल्व करने लगती है। राजू और पिंटू एक दूसरे की चीटिंग कर रहे होते हैं। टीचर दोनों को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है और दोनों को पूरी क्लास में जोर की डांट पड़ती है। दोनों बहुत एम्बैरस हो जाते हैं।
बिट्टू का पेन रुक ही नहीं रहा था। वो कॉन्फिडेंटली अपना पेपर सॉल्व कर रहा था। पूरा पेपर। बिट्टू ने कॉन्फिडेंटली पूरा पेपर कंप्लीट किया। बाकी सारे बच्चे परेशान दिख रहे थे। रिजल्ट डे आ गया। टीचर सबको नंबर बताने लगी। टीचर बोलती है, क्लास टॉपर है बिट्टू। सारे बच्चे क्लैप करते हैं। राजू और पिंटू शॉक्ड हो गए। बुलीज ने बिट्टू से सॉरी बोला। बिट्टू मुस्कुरा रहा था। अब सब बिट्टू के दोस्त बन गए। भौंदू बिट्टू अब टॉपर बिट्टू बन चुका था। अगर तुम मेहनत करते हो तो दुनिया तुम्हें सीरियसली लेने लगती है।